Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is India's burden of rising obesity, the hefty cost to pay. तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे लास्ट डिकेड से हम देख रहे हैं कि ओवरवेट ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं इंडिया में स्पेसिफिकली 2019-21 NFHS 5 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर 4 इंडियन वुमेन और मेन में से एक बंदा ओबीस है। तो ओबेसिटी जो है वो काफ़ी स्टेट्स में है अकॉर्डिंग टू द वेरियस परसेंटेजेस, जैसे कि 8% से 50% है, वेरीड अक्रॉस स्टेट्स। तो जो चाइल्ड ओबेसिटी है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट पे ग्रो हो रही है। आईसीएमआर की जो स्टडी है 2023 की, उन्होंने देखा कि 35 करोड़ एडल्ट्स जो हैं उनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी है, 25 करोड़ में जर्नलाइज्ड और 21 करोड़ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। फिर ओबेसिटी की अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ओबेसिटी को हम यूजुअली लोग ना एक पर्सनल इशू की तरह देखते हैं और एक सोसाइटल निगलेक्ट मिला जाता है उसे कि लाइक एवरीवन इज सपोर्टिंग कि हर एक बंदा ये कहता है कि अरे तो क्या हो गया, मोटा है तो क्या है, इसमें क्या बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी को बॉडी शेम या कुछ करने की बात नहीं है, पर लेकिन अगर एक इंसान के हाथ पैर चल रहे हैं तो वो अपने आप को फिट करने के लिए काम कर सकता है। ओबेसिटी इसलिए नहीं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे या ये है आपको इसलिए पतले होना है। आपको पतले इसलिए होना है क्योंकि आपको फिट रहना है, आपको आने इससे जो 100 बीमारियां पैदा होंगी उससे बचना है। जर्नलाइज्ड वे में अगर देखा जाए तो अगर आप लाइक पतला होने की बात नहीं है, प्रॉब्लम इज कि अगर आपका फैट कम है आपकी बॉडी में, मैं बात पतले होने की नहीं कर रही हूँ, बात फैट कम होने की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आपकी बॉडी का जो भी प्रोपोर्शनेट है, अगर बॉडी हर तरीके से, हर मिनरल लेवल से, हर विटामिन लेवल से, देन ओनली आप फिट हो, आपकी हर बॉडी का हर ऑर्गन, हर सेंसेस अच्छे से काम कर रही है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तो डिस्पाइट फूड सफिशिएंसी जो 78 करोड़ पीपल हैं, मतलब उसमें से 55% जो है वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। पुअर न्यूट्रिशन और राइज ऑफ हाई फैट, सॉल्ट, शुगर लेवल्स या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इन सिचुएशन को ख़राब करते हैं। फिर अर्बनाइजेशन और सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। फिर डब्ल्यू की जो रिपोर्ट्स है कि 50% इंडियंस जो है वो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स जो है वो मीट ही नहीं करते हैं। फिजिकल पॉलिसी एंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, तो अब हम बात करेंगे पॉलिसी और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो ओबेसिटी को एक क्रॉनिक डिसीज़ की तरह रिकॉग्नाइज करके उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर्स के साथ लिंक करना चाहिए। मास कैंपेन्स चलानी चाहिए लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ओबेसिटी से बच सकें, उनकी कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करना चाहिए, बाईसाइकिल लेन्स जैसे कि बनाई जानी चाहिए, पब्लिक पार्क ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होने चाहिए, फ्री ओपन जिम्स होने चाहिए सिटी में। सिर्फ फ्री ओपन जिम्स खोलने से मतलब नहीं है, उनकी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। खोलते तो हैं गवर्नमेंट, पर उसकी मैनेजमेंट कोई नहीं करता। Promote active lifestyles in school, workplaces and communities. Then next is regulating unhealthy food consumption. तो टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे या फिर हाई फैट सॉल्ट प्रोडक्ट्स पे, और जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उनको सब्सिडाइज करना चाहिए। जो फूड इंडस्ट्री है उसको एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए कि हाँ इसमें सॉल्ट लेवल ज़्यादा है, इसमें शुगर लेवल ज़्यादा है, ये कह के नहीं कि हेल्दी कह के और चीज़ें बेची जा रहे हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप्स एंड मॉनिटरिंग, तो वेट, हाइट और वेस्ट मेजरमेंट्स को इंटीग्रेट करा जाना चाहिए हेल्थ विजिट्स में। प्रमोट करनी चाहिए हमें अवेयरनेस ऑफ आइडियल वेट यूजिंग सिंपल फार्मूला, जैसे कि मैन की जो हाइट है, जो भी हाइट है मैन की, उसमें से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो बहुत सिंपलिस्टिक वे में ये एक आइडियल वेट है, और वुमेन की हाइट में से 105 माइनस करेंगे तो वो एक बहुत आइडियलिस्टिक वेट है। लाइक मतलब ये बहुत एक जर्नलाइज सा सॉल्यूशन है वैसे, बट हम इस तरीके से देखा जा सकता है। फिर जो वेस्ट लिमिट्स है वो लेस देन 80 सेंटीमीटर और लेस देन 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए वुमेन और मेन रिस्पेक्टिवली में। देन गाइडलाइंस फॉर एंटी ओबेसिटी मेडिसिन, तो क्लियर मेडिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए। जो भी लोग एंटी ओबेसिटी मेडिसिन लेते हैं, कई लोग तो ऐसे ही ले जा रहे हैं बस कि पतले होना है, ये वो ओबेसिटी को मोटे पतले होने से देखें, ना कि अनफिट और फिट होने से। वर्क प्लेस इंटरवेंशंस, तो वेइंग स्केल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल कराई जानी चाहिए वर्क प्लेसेस पे या ऑफिस में, और रेगुलर ओबेसिटी अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करी जानी चाहिए। स्कूल एंड कॉलेज प्रोग्राम्स, तो वहाँ पर हेल्दी ईटिंग कैसे हम कर सकते हैं, करिकुलम में निकाल सकते हैं कि कैसे लोगों को समझाया जाए। फिर स्कूल कैंटीन्स में न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। फिर जापान के मॉडल से हम सीख सकते हैं जहाँ पे डाइटिशियंस जो है वो स्कूल नेटवर्क का पार्ट होते हैं। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लगाई जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एक
सेक्टर के काम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और अर्बन प्लानिंग को, तभी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो जो इंडिया का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है सुपोषण अभियान की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, फोकसिंग ऑन माइल्डफुल ईटिंग एंड बैलेंस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक। देन मोर रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, तो हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं ओबेसिटी ट्रेंड्स पे वो इनकरेज करनी चाहिए, फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करना चाहिए इन सिंपल एंड एक्सेसिबल लैंग्वेज, ताकि लोग समझें, रिसर्च को समझें क्या कारण है उनको ये सब कहा जा रहा है, और वो खुद जब अंदर से लोगों के मन में आएगी ना कि हाँ हमें ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना है, देन ओनली दीज थिंग्स विल हैपन। मेकिंग हेल्दी फूड अफोर्डेबल, तो जंक फूड आजकल ज़्यादा चीप है हेल्दी फूड से, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को हेल्दियर चॉइसेस प्रमोट करना चाहिए, CSR फंड्स को फूड इंडस्ट्री से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करा जाना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि जो ओबेसिटी है वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसको एक अर्जेंट एक्शन की नीड है, एक मल्टी प्रोलॉन्ग कोऑर्डिनेटेड अप्रोच काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए, और इंडिया को अपना माइंडसेट और प्रायोरिटाइज करना चाहिए हेल्दियर और मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ऑस्ट्रेलिया पार्टनर इन इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, तो हम बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलियाज बिलीफ इन इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑथर हैं वो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में और फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया साइड। तो ऑस्ट्रेलिया क्या बिलीव करते हैं कि जो इंडिया है उसका एक ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर, और बाय ये एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2030। इंडिया का क्लेम वो इंडिया का क्लेम सपोर्ट करता है फॉर अ सीट ऑफ यूएनएससी। देन एक नेचुरल पार्टनर की तरह देखा जा रहा है क्योंकि दोनों की इकोनॉमिक नीड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इकोनॉमीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो सकती है और जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है। दोनों इंडियन ओशन के मतलब कारण बस इंडियन ओशन बीच में आ रहा है दोनों के। न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक एंगेजमेंट, तो पीएम जो है ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, उन्होंने रोड मैप दिया फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया। तो builds on the success of 2018 economic strategy and aligns with India's evolving growth story, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA ने सिग्निफिकेंटली बूस्ट हुआ है बायलेटरल ट्रेड हमारा। इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 35% से बढ़ा है इन लास्ट 5 ईयर्स, और एक्सपोर्ट्स जो हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को वो 66% से ग्रो करे, एंड नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन की सेक्टर्स क्या हैं कॉपरेशन के लिए, सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ बेसिकली। सबसे पहला इज क्लीन एनर्जी, ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है एनर्जी रिसोर्सेज फॉर इंडियाज पावर नीड्स। देन एजुकेशन एंड स्किल्स, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं इंडियाज वर्कफोर्स डेवलपमेंट। देन एग्री बिजनेस, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। टूरिज्म, कल्चरल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को प्रमोट करते हैं। देन एडिशनल मेजर इकोनॉमी रोड्स टू ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, बायलेटरल फाइनेंशियल कॉपरेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है कि हम डिजिटल इनोवेशन और R&D पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन हो सकती हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस। देन रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग इंडिया विद क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट फॉर EV मैन्युफैक्चरिंग। देन डिफेंस एंड स्पेस में स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी टाइज करे जा सकते हैं। हेल्थ में हम प्रमोटिंग मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स। सपोर्ट फॉर इंडिया स्किल डेवलपमेंट, तो इंडिया का एम है टू ट्रेन 2 करोड़ पीपल एनुअली, और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ इसको अच्छे से सुन रही हैं। उनका ऐसा उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि हाँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ दे हैव एन ईयर टू द इंडियाज एम टू ट्रेन 2 करोड़ पीपल, और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में ओपन हो रहे हैं, जैसे गुजरात में, नोएडा में भी आने वाले हैं, मोर इन द फ्यूचर। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, तो अब इसमें भी ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमारे पास 10 लाख ओवर 1 मिलियन इंडियन ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये बिजनेस, गवर्नमेंट और कम्युनिटी लीडरशिप में की कंट्रीब्यूटर हैं। देन सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस लॉन्च विद ₹132 करोड़ फंडिंग टू स्ट्रेंथन टाइज। फिर मैत्री ग्रांट प्रोग्राम, मतलब मैत्री यहाँ पे फ्रेंडशिप ग्रांट प्रोग्राम 22 करोड़ जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं पोटेंशियल ऑफ डायस्पोरा लिंक्स। देन फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशंस, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट के लिए एम कर सकते हैं ताकि टाइज और डीपन हो सकें। जो ऑस्ट्रेलिया है वो कमिटेड है अपने स्किल्स, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए टू सपोर्ट इंडियाज ग्रोथ। कंक्लूजन यही है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका फ्यूचर और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इस रोड मैप को एक क्लियर पाथ पे लेकर जाया जाए तो एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों को मिलेगी।
द नेक्स्ट इज द वे टू प्रोटेक्ट ऑरांस। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की रिकॉग्निशन क्या आई ऑरांस के लिए? पहले तो जो दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोवर गोदवर्नम तिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिकॉग्नाइज किया कि क्या ऑरांस बेसिकली सेक्रेड फॉरेस्ट है राजस्थान में, जिनकी उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पोर्टेंस है, और कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नेंस मतलब जो उनको ऑरांस की जो गवर्नेंस है उसको फॉर्मलाइज करने की बात करी अंडर बायोडाइवर्सिटी रूल्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इम्पोर्टेंस क्या है ऑरांस की? तो ऑरांस पहले हम समझते हैं वो सेक्रेड ग्रोव्स हैं जिसमें मतलब राजस्थान के लोग समझते हैं, एक तो वो प्री एग्रेरियन टाइम से, और राजस्थान के लोग समझते हैं कि हर एक सेक्रेड औरान में, हर एक औरान में एक लोकल डिटी है, और उनको उनके स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस है कि उनको कटिंग नहीं करनी है, उनकी उनकी कंजर्वेशन रखनी है। अगर उनको काटा जाएगा तो वो डिटी उनकी डिटी को हार्म करता है, तो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं जिसको हार्म नहीं किया जा सकता। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो इन्हांसेस लोकल फॉना, इम्प्रूव्स ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो जनरली देखा जाए कि वो लोग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट लेकिन ऑरांस का वैसे कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए? लोकल फॉना को इन्हांस कर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल्स को इम्प्रूव करता है जहाँ पर भी होता है, ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज को सपोर्ट करता है। सो एवरीथिंग दैट हैज अ रिलीजियस मीनिंग इज also has another meaning to it. Problems with formalization. The Declaration of Arans as Forest under the Forest Conservation Act 1980. तो अब क्या प्रॉब्लम्स है फॉर्मलाइजेशन के कारण कि अगर हम उसको फॉरेस्ट की तरह कर देते हैं अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो क्या होता है कि लीगल प्रोटेक्शन जो है कुछ केसेस में तो मिलती है, पर लेकिन कहीं से बिल्कुल ही एग्जेम्पशन हो जाती है। जैसे कि अगर हम उनको मतलब नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए करना है तो चलो उसके लिए सेंटर की रूलिंग चलेगी, मतलब सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा, पर लेकिन अगर उसको इको टूरिज्म या जू सफारीज बनाना है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो किसी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी और वो लीगल प्रोटेक्शन में भी नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रॉब्लम आई। फिर राजस्थान कम्युनिटीज़ को डर है कि ऐसी एक्सेस और उनका कंट्रोल ऑरांस के ऊपर से ना चला जाए। फिर डिक्लेरेशन अगर हम उनको कम्युनिटी रिजर्व्स की तरह बना देते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट और 1972, तो फिर उससे क्या है कम्युनिटी रोल जो है वो लिमिट हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट के पास चली जाएगी। फिर अथॉरिटी जो इनफॉर्मल कम्युनिटी जो उनको मैनेज करती आई है इतने टाइम से, उनके से उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। देन डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब अगर कॉमन फॉरेस्ट लैंड बना देते हैं तो फिर उसके लिए कम्युनिटीज़ की ज़रूरत होगी टू मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच मे इनफॉर्मल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस में नॉट सेटिस्फाई। तो रिस्क एक्सक्लूडिंग सर्टेन कम्युनिटीज़ फ्रॉम लीगल राइट्स ओवर देयर लैंड्स, ये है। अब बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए और आंस के लिए। इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल द पॉलिसी शुड बी कि हम सक्सेसफुल कम्युनिटी लेड मॉडल्स बनाएं, लोकल कम्युनिटीज़ इंश्योर करें कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स कर पा रहे हैं विद स्टेट एंड सिविल सोसाइटी सपोर्ट। कंक्लूजन यही रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इंटेंशंस चाहे पॉजिटिव थी, पर लेकिन फॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि कम्युनिटी गवर्नेंस और कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो अंडरमाइन होंगे, कम हो जाएंगे। तो कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों के लोकल ट्रेडिशंस और इकोसिस्टम्स हम दोनों को रिस्पेक्ट कर सकें। थैंक यू।